चिल्ड्रन, हमारे इस पार्ट ऑफ द यूनिट में हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। रूरल डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट इन सीक्वेंस। इसके जेरोक्स नोट्स सबके पास अवेलेबल हो चुके होंगे, शायद सबको दिलवा दिए गए हैं। किसी के पास नहीं है तो कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग लिख दीजिए एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको नोट्स में मिल जाएगी। और आप अगर बच्चों NCERT की बुक को रेफर करेंगे तो उसमें चीजें एकदम एप्ट दी हुई हैं। रेफरेंस बुक में आई वाज सर्चिंग की खूब फालतू के आइटम्स ही दिए हैं। ठीक है, वो CUT के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बट प्रैक्टिकली 12th के लिए उसका कोई खास काम नहीं है। तो सब लोग हेडिंग लिख लें झटपट फास्ट। चिल्ड्रन, रूरल डेवलपमेंट लिख दिया। क्या हो गया? नोट्स मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। हेडिंग लिख ली सबने, रूरल डेवलपमेंट। चलिए, तो रूरल डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है क्या है, मैं एक दो इसका कंटेंट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आजकल बच्चों मैक्सिमम बच्चे क्या बनना चाहते हैं? यूट्यूबर। तो यूट्यूबर बन के कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। बट अगर देश की रियल तरक्की होनी है तो उसके लिए रूरल सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ये जो यूट्यूबर्स आते हैं, दे बिलोंग टू सर्विस सेक्टर। सर, जब तक रूरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं होगा, यूट्यूबर तो डेवलप होते ही रहेंगे ना। ऐसा नहीं है बच्चों। आपने मान लीजिए यूट्यूब पे किसी का चैनल देखा, उस पर एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, और एडवर्टाइजमेंट आ गया मान लीजिए तनिष्क वालों का, और टाटा वाले इस चैनल पे ऐड चलवाने का 10 रुपए दे रहे हैं। कितने? 4 सेकंड की ऐड होती है, 5 सेकंड की, 10 रुपए वो दे रहे हैं। दिन भर में टाटा वालों ने लेटेस्ट से 1 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया। यूट्यूब वालों ने 1 करोड़ रुपए टाटा वालों से लिया, जिसमें से 40 लाख रुपए अपने पास रखा और 60 लाख रुपए यूट्यूबर्स को दे दिया, जिसमें से आप जैसे एक यूट्यूबर को 100 रुपए मिल गए सिर्फ इस एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू से। इज दैट क्लियर? बट अल्टीमेटली क्वेश्चन ये उठता है कि टाटा का तनिष्क स्टोर जब प्रॉफिट कमाएगा तभी तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेगा। और प्रॉफिट कब कमाएगा? जब वो गुड्स को सेल करेगा। और सेल कब करेगा? जब मार्केट में गुड्स की डिमांड होगी। और डिमांड कब होगी? जब लोगों की इनकम होगी और विलिंगली वो पैसा खर्च करना चाहेंगे। भाई, आपने लॉ ऑफ डिमांड ये पढ़ा ना, विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर। तो विलिंगनेस तो तभी होगी व्हेन इट इज बैक्ड बाय द मींस ऑफ पेमेंट। तो भैया इसको इनकम कहां से मिलेगी? सर, ये भी यूट्यूब चैनल चलाएगा। अरे, ये यूट्यूब चैनल चलाएगा, इसको इनकम मिल जाएगी। फिर वो कंपनी जो इस पर्सन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रही है, जो भी हो रहा है, मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अब ये इंसान टाटा वालों की ज्वेलरी कैसे खरीदेगा? डिमांड करेगा। डिमांड करने के लिए क्या होने की जरूरत है? इनकम। इसको इनकम कहां से मिलेगी? सर, ही इज ऑल्सो अ यूट्यूबर। ये दोनों है सर, ये लोग, एक ये यूट्यूबर है, एक ये यूट्यूबर है। अब इस यूट्यूबर के चैनल पे लेटेस्ट से वुडलैंड का ऐड आ रहा है। वुडलैंड वाले 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं यूट्यूब वालों को, उसमें से इस यूट्यूबर को लेटेस्ट से 200 रुपए मिल गए। इज दैट क्लियर? तो भैया वुडलैंड वाले कहां से पैसा कमाएंगे? व्हेन दे सेल। टू whom they will sell? One who is having the demand for goods. खोपड़े में बात गई। तो भैया जब डिमांड फॉर गुड्स कहां से आएगी? इनके पास क्या होना चाहिए? इनकम। सर, इनकम कहां से मिलेगी? सर, ये भी यूट्यूबर है। अरे, हर इंसान थोड़ा यूट्यूबर बन जाएगा। और यूट्यूबर अगर हर इंसान बन जाएगा तो इनकम ओरिजिनली आएगी कहां से? तो इस पर्सन के पास जो इनकम आएगी वो दो तरह से आएगी। या तो ये बोरो करेगा बैंक से जूते खरीदने के लिए वुडलैंड के, और या तो अर्न करेगा। मान लीजिए सभी यूट्यूबर बन गए, तो आखिरी वाले यूट्यूबर को भी जो पैसा मिल रहा है वो किसी के थ्रू मिलेगा ना। तो उनकी दुकान पे सामान बिकेगा तभी पैसा मिलेगा यूट्यूब वालों को। उनकी दुकान पे सामान खरीदने कौन सा इंसान आएगा? जिसने रूरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करके पैसा कमाया होगा। आप बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो अगर रूरल एक्टिविटीज जीरो हो जाए बच्चों, कोई भी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल तो मिलेगा ही नहीं। जो राइस की पैकिंग, वीट की पैकिंग, आटे की चक्की चलाते हैं। तो व्हेन देयर इज नथिंग लाइक रूरल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, रूरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या सर्विस सेक्टर पनप पाएगा? नो। सर्विस सेक्टर किस देश में पनपेगा? सर, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले बैंक्स लोगों को पैसा दें और कहें सब इस पैसे को एक्सचेंज करो ओनली बाय डूइंग व्हाट? यूट्यूब टेलीकास्ट, ओनली बाय यूट्यूब ब्रॉडकास्ट। सिर्फ यूट्यूब का ब्रॉडकास्ट करते रहो। तो एक ऐसी इकोनॉमी को आप सोचिए जहां पे आप हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ दैट कंट्री। आप लोगों को 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लोगों को पैसे मिल रहे हैं,
कुछ लोग वीडियो कैमरा खरीद रहे हैं, कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, कुछ लैपटॉप खरीद रहे हैं और उससे यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो वीडियो देख रहा है वो इंसान कौन है? वो आप ही जैसे यूट्यूबर के और भी यूट्यूबर्स हैं, उनके यहां नौकरी करने वाला इंसान है। पीपल आर गेटिंग इट? नौकरी करने वाला इंसान है, तो वो भी वहां नौकरी करके पैसा कमा रहा है वीडियो एडिटिंग से, और आपके यूट्यूब चैनल को वो देख रहा है। तो भाई आपके यूट्यूब चैनल को जब वो देखेगा और जब आपके यूट्यूब चैनल पे ऐड आएगा, तो ऐड वाली कंपनी यूट्यूब चैनल को पैसा देगी, यूट्यूब वाले आपको पैसा दे देंगे। पूरी इकोनॉमी तो इस तरह से चलेगी। बट पेट भरने के लिए तो अनाज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो अनाज कहां से आएगा? रूरल सेक्टर से ही तो आएगा। और यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कैमरा कौन बनाएगा? कोई फैक्ट्री बनाएगी। लैपटॉप कौन बनाएगा? कोई फैक्ट्री बनाएगी। तो विदाउट रूरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या देश चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो कैन ओनली यूट्यूबर्स विल बी सर्वाइविंग इन द अपकमिंग फ्यूचर चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो रूरल सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। समझ गए इस बात को? तो जिन लोगों का ख्वाब था यूट्यूबर बनेंगे, यूट्यूबर बनेंगे, तो पूरी दुनिया अगर यूट्यूबर बन जाएगी तो आंखों से चैनल पे तो व्यू होगा, उसको क्लिक करने पे जो आप सामान खरीदेंगे, उसको खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? चलिए वो भी, आप भी यूट्यूबर हैं, आपको भी कहीं से मिल गया, बट पेट भरने के लिए राशन पानी कहां से मिलेगा भाई? रूरल सेक्टर से तो मिलेगा। पॉलिथीन, जूता, चप्पल, कपड़ा कहां से मिलेगा? पूरे शरीर पे यूट्यूब ओढ़ लोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बिना तीनों सेक्टर्स के किसी भी इकोनॉमी का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए तो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। तो विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड व्हाट एरियाज आर अल्टीमेटली कवर्ड चिल्ड्रन। तो एक झटपट डेफिनेशन आपके पास लिखी भी होगी, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ बेसिकली, of the people who are living in rural areas. This process is called as what children? Rural development. और कौन से लोग यहां इन्वॉल्व होते हैं? जो गांव में फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज? फार्मिंग एक्टिविटीज में आपका खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ आएगा। नॉन फार्मिंग में क्या आएगा? मछली पालन सुना है ना? मछली पालन, फिशरीज सुना होगा। मधुमक्खी, बी कीपिंग का नाम आपने सुना होगा। समझ में आ गया? यस, हाँ, जो भी कल्चर आप बोल सकते हैं, बी कीपिंग बोलते हैं उसको। तो ये सारी एक्टिविटीज, पोल्ट्री फार्म आप चला रहे हैं, पोल्ट्री फार्म जानते हैं? मुर्गी अंडा दे रही है बट बिकते वहां मुर्गे हैं। अंडा मुर्गी देती है बट बिकते मुर्गे हैं। मुर्गी को काट के नहीं खाया जाता, जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं तो। ओके, आपको नहीं, मुर्गे को। तो फिर अंडा कैसे पैदा होगा? तो इसलिए मुर्गा कटता है, मुर्गी सिर्फ अंडे देती रहती है। तो कभी भी मुर्गे के पोल्ट्री फार्म में जाके ना बोलना जरा मुर्गी दे दो, तो वो मुर्गी नहीं देगा, मुर्गी का अंडा देगा। और अगर बटर चिकन खाना है, राम 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 राम, मंगलवार है, तो आपको मुर्गा लेना पड़ेगा। दीज एक्टिविटीज आर व्हाट चिल्ड्रन? नॉन फार्म एक्टिविटीज। मार्क कर लीजिए फास्ट। चलिए, सो रूरल डेवलपमेंट की जरूरत क्या है भाई? आप इस इंसान को तो जानते होंगे जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया इस देश की आजादी के लिए। सो ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ वायलेंस और नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। So 3/4 of the total population in India lives where children? In rural areas or urban areas? Rural area. But आज के गांव एग्जैक्टली उस जमाने के गांव नहीं लगते जहां झोपड़पट्टी हुआ करती थी, बाढ़ आई तो घर टूट गए। आजकल के गांव में घरों में एसी वगैरह भी लग गए थे। तो आजकल के गांव काफी इंप्रूव हो गए हैं। तो अब ये कॉम्पोजिशन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि शहर एक्सपैंड हो रहे हैं। गांव कितने शहर में आ गए। दिल्ली जो इतना बड़ा आपको नजर आता है, कितने ढेर सारे गांव अगल बगल के, आज भी वो महिपालपुर, मुनीरका एंड ऑल दैट आपको जो गांव नजर आते हैं। मुंबई के पास चले कोपड़ गांव है, मोरे गांव, तोरे गांव, इसके गांव, सबको गांव। तो ये सारे गांव थे बेसिकली। नाउ दे हैव बिकेम अ पार्ट ऑफ सिटी। और जो किसान थे उन्होंने अपने खेतों को रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो खेती भी चल रही है और साथ में रिजॉर्ट भी चल रहा है, शादी ब्याह का, रियल फार्म का फील भी आ रहा है। जैसे मैं सोच रहा हूँ बुढ़ापे में अपने घर को अनाथालय, ये वृद्धाश्रम बनाने के लिए ढेर सारे वृद्ध लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, किटी पार्टी चलाएंगे वहां पे, और खुद भी वृद्ध हो जाएंगे तब तक। चलिए, एंड 1/4 ऑफ द रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट मतलब इतना ज्यादा पुअर है कि बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, अरे ये भी बैल हो गए सर, बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ भी अफोर्ड
नहीं कर पा रहे हैं, मतलब रोटी कपड़ा एंड मकान, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दैट्स व्हाई द आइडियोलॉजी केम कि भाई रूरल सेक्टर को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो रियलिटी में इंडिया विल ओनली प्रोग्रेस व्हेन द रूरल डेवलपमेंट विलेजेस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर विल प्रोग्रेस। तो ब्रोकली का नाम आपने सुना होगा, रईसों की गोभी, और वो बेल पेपर, होली वाली शिमला मिर्च, और मशरूम, इन सब चीजों की खेती आजकल होने लग गई है, जो आपकी किताब में तो नहीं है, बट ये ऑल्टरनेट फार्मिंग ज्यादा लोगों को पैसा कमा के दे रही है। और अब गांव उस तरह के गांव नहीं है जैसे पहले आपको नजर आया करते थे। समझ गए भाई? सो व्हाट इज द मैटर ऑफ कंसर्न? प्लानिंग कमीशन का नाम तो सबने सुना होगा बच्चों, बट अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन? नीति आयोग। इट सेज कि 1/4 ऑफ द रूरल पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। 2011-12 का डेटा है। अब बार बार वो बात बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि सेंसस टोटल आज तक 7 बार इंडिया में हो चुका है इंडिपेंडेंस के बाद। पहला हुआ था 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। ब्रिटिश रूल में 8 बार हुआ। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार 1951 में हुआ था, और लास्ट इट टुक प्लेस 11-12। 20-21 में होना था, बट कौन चलाया? कोविड चाचू चले आए, और उसके बाद से फिर सेंसस हो ही नहीं रहा है। मोदी जी का पूरा ध्यान इलेक्शन पे था, बार बोले थे 400 पार 400 पार 400 पार, लोगों ने 28% जीएसटी काटा, 288 सीट दे दी। समझ में आ गया? लोग भी बहुत चतुर थे। चलिए, सो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नोट करिए बच्चों। अगर रूरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा या नहीं होता, या गवर्नमेंट आज भी अगर इस पे कम ध्यान दे रही है, तो व्हाट विल हैपन? फार्मर्स विल कमिट सुसाइड। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले वो एक इंसान है मेरे आपकी तरह, सिर्फ थोड़ा पहले पैदा हो गए तो प्रधानमंत्री बन गए। हम लोग भी पैदा पहले हो गए होते तो शायद प्रधानमंत्री बन गए होते, वो पढ़ा रहे होते यहाँ पे। तो फार्मर्स के सुसाइड के लिए मोदी जी ने एक बड़ा बढ़िया आइडिया लिया, क्रॉप इंश्योरेंस का, कि अगर फसल खराब भी हो जाती है तो भाई किसान को सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। हु विल बेयर द लॉस चिल्ड्रन? इंश्योरेंस कंपनी। और आप सोच रहे होंगे कि अरबों खरबों रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं। अगर आपके पास मान लीजिए लगभग लेट अस से 10 एकड़ का भी खेत है, और उसकी पैदावार टोटल मान लीजिए 5 लाख रुपए है, तो कोई 50,000 प्रीमियम नहीं होता है, हार्डली 500 रुपए, हार्डली 500। बट रियलिटी में उसका प्रीमियम हो सकता है 5,000 हो, तो 4500 रुपए गवर्नमेंट पे कर देगी। तो गवर्नमेंट कह रही है हमें कोई नुकसान नहीं है। फार्मर का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जब गेहूं बाजार में बिकेगी और जब उसको पीसा जाएगा और आटा बिकेगा, तो आटे पे हमको 5% जीएसटी मिल जाएगा। वही आटे की रोटी जब रेस्टोरेंट में बिकेगी, फिर 5% मिलेगा। नहीं समझ में आ रही बात? आटे का जब एडवर्टाइजमेंट होगा, तो उस एडवर्टाइजमेंट चार्ज पे 18% जीएसटी है। तो जितना हम उस क्रॉप इंश्योरेंस के लिए फार्मर के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी को पे करवाएंगे, उससे कई गुना हम उसके क्रॉप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमा भी लेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस के साथ साथ इन्होंने सो कॉल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए वेदर इंश्योरेंस भी कराना स्टार्ट कर दिया, कि अगर वेदर की वजह से आपकी क्रॉप खराब होती है, तब भी आपको पैसा मिलेगा। आपने सुना होगा वो सूखा वगैरह पड़ जाता है। हाँ सर, तो सूखा पड़ जाता तो बटर चिकन खा लें। अरे वो वाला सूखा नहीं, सूखे का मतलब कि पैदावार कम है क्योंकि बरसात नहीं हुई। तो क्लाइमेट इंश्योरेंस ऐसे केसेस के लिए काम करेगा जहां पे बरसात वगैरह मौसम वगैरह ठीक था, तब भी कीड़ा लग गया आपकी फसल को। व्हाट? कीड़ा। तो वहां पे क्या काम आएगा? क्रॉप इंश्योरेंस। तो फार्मर्स यूज टू गो नाउ फॉर क्रॉप इंश्योरेंस ऑल्सो एज वेल एज फॉर क्लाइमेट इंश्योरेंस ऑल्सो। और किसी फार्मर का अगर क्रॉप इंश्योरेंस किसी वजह से नहीं हो पाता, या व्हाट्स एवर द रीजन इज, कोई टेंशन नहीं। सरकार कह रही है 2,000 रुपए पर मेंबर पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा खर्चे पानी के लिए। अगर घर में 4 लोग हैं तो 8,000 रुपए मिल जाएगा। तो अब क्या बच्चों, फार्मर्स सुसाइड करेंगे? फार्मर सुसाइड करेंगे? बच्चे कहेंगे सर हम भी फार्मर ही बनेंगे अब, क्योंकि फोकट में पैसा मिल रहा है। एक्यूट पॉवर्टी, इसको तो कंटिन्यू रखा गया है कुछ स्टेट्स में इंडिया में, और इसके चलते बच्चों कुछ स्टेट्स तो एकदम दिवालिया हो गए हैं। क्यों दिवालिया हो गए हैं भाई? जहां से रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता था, वो मिलना थोड़ा कम हो गया, और गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई सब कुछ फ्री कर दिया। तो सरकार के खर्चे बहुत हो गए स्टेट गवर्नमेंट के, बट कमाई उतनी ज्यादा नहीं थी। तो वही सब चीजें यहां पे भी आई, तो धीरे धीरे किसान बेचारा गरीब होता गया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन, पीपल लाइक अडानी एंड अंबानी
दे डू नॉट विश टू इन्वेस्ट मनी, प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि उनको लगता है कि मोर इन्वेस्टमेंट इज नॉट गोइंग टू यील्ड प्रॉफिट्स इन दिस सेक्टर। आपने दो चीजें 11th क्लास में मेरे मुंह से सुनी होंगी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो हैंड पंप गवर्नमेंट क्यों लगाएगी? भाई लोगों का भला करना है, इट इज नोन एज ऑटोनोमस। बट अंबानीज और अडानीज मोबाइल का टावर वहीं पे लगाएंगे जहां पे इनके रेवेन्यूज ज्यादा हो, इट इज नोन एज व्हाट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट थोड़ी सी नालायक भी हो गई है, और गवर्नमेंट हैज रिजॉर्टेड इट्स एक्टिविटीज टू पीपीपी मॉडल। मतलब 3 बार हॉर्न बजाएंगे, अरे नहीं भैया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे सरकार अपना कंट्रीब्यूशन कम रख रही है और प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा। और प्राइवेट सेक्टर बेसिकली गांव वगैरह में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है नहीं। और अगर रिलायंस फ्रेश का एग्जांपल लें, नाम तो सुना ही होगा लोगों ने, रिलायंस फ्रेश का नाम सुना है बच्चों? अरे इनकी भी तो सब्जी की दुकान है। ये लोग किसान से ठेका क्या करते हैं, बेला फुसला के। किसान को लग रहा है कि उसकी फसल 10 लाख में बिकेगी, बट मुकेश अंबानी के एजेंट बाजार में जाते हैं और बहलाते फुसलाते हैं किसान को, और कहते हैं देखो भाई तुम्हारी फसल खराब भी हो सकती है, तो तुम एक काम करो 4 लाख में हमसे सौदा कर लो। इज दैट क्लियर? और एक्चुअली में बेचारे की फसल थी कितने की, 10 लाख की। और ये पता है इनको कि भाई 100 जगह सौदा करेंगे, 1-2 जगह फसल खराब होगी, बाकी का तो सामान हमको मिल ही जाएगा। तो जो चीज किसान बेचकर 10 लाख रुपए कमा सकता था, वो बेचारे ने कम पढ़े लिखे होने के कारण कितना कमाया, सिर्फ 4 लाख। तो असली पैसा यहाँ प्राइवेट सेक्टर कमा गया, किसान ने बेचारे ने कमाया ही नहीं। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? खोपड़े में बात गई या नहीं गई? समझ गए? मिनिमम शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, अब ऐसा होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह है रूरल यूथ। क्यों वजह रूरल यूथ है भाई? रीजन इज वेरी सिंपल चिल्ड्रन। गांव में लड़कों को लड़कियों को क्या लग रहा है कि भाई खेत में हल चलाना इज अ वेरी टीडियस जॉब, वेरी टीडियस जॉब। तो अगर कहीं इंडस्ट्री में नौकरी पा जाए, सर्विस सेक्टर में नौकरी पा जाए, कहीं पे टर्शरी सेक्टर में, तो कमाई थोड़ी ज्यादा है। तो गांव में किसानों ने भी अपने जमीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, इनको बेचनी स्टार्ट कर दी। तो अल्टीमेटली आउटपुट क्या हुआ, कम हो गया। तो जब आउटपुट कम होगा, ना खाना खाने को मिलेगा, ना उससे कुछ कमाई होगी। तो गवर्नमेंट हैज टू मेक एफर्ट्स, जिससे किसान को समझाना पड़ेगा कि भाई आप अपनी जमीनों को किसी को मत बेचिए। ठीक है, गेहूं में खेती आपको जो लग रहा है कि कमाई उतनी ज्यादा नहीं है, स्टार्ट क्रॉपिंग मशरूम्स, होली वाली शिमला मिर्च, बेल पेपर जिसको बोलते हैं, रईसों की गोभी, इन सब में अब प्रॉफिट आपका ज्यादा है। तो यही जो रूरल यूथ है, ये आईआईटी और आईआईएम जब जाता है, कुछ तो जाहिल गवार होते हैं जो विदेश निकल जाते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी आधी जमीन बेच दो और मेरी फीस भर दो आईटी और आईएम्स की, बाकी जो आधी बची है 4 साल बाद आके मैं उसी में बेल पेपर की खेती करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आईएम्स में आईटी में पढ़ने जाऊंगा, मैं वहां पे देखूंगा स्टार्टअप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, फंडिंग कैसे होती है, एक्सपोर्ट चैलेंजेस क्या होते हैं, इंपोर्ट लाइसेंस कहाँ से मिलेगा। गाँव में बैठ के तो नहीं सीख पाएंगे ना, तो वहां से सीख के आ जाएंगे और फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू बेचेंगे। सुनाई पड़ी बात? आप एक बार देखिएगा बच्चों, यूट्यूब पे एक चैनल है ललन टॉप, मिस्टर सौरभ द्विवेदी हैं, तो उनका बड़ा बढ़िया चैनल है। उन्होंने एक बार अमेजोन के सीईओ का इंटरव्यू लिया था, तो मेरे को थोड़ा सा क्लिप याद है। दे आर हैविंग अ फैसिलिटी जहां पे इनके साथ 28,000 किसान जुड़े हैं, और ये किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कि आप क्या उगाएं, या छोटे बिजनेसमैन को ट्रेनिंग देते हैं कैसे प्रोडक्ट की पैकिंग करें, कैसे उसकी फोटो खींचे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे फेमस हो जाए। एंड पूरा सिस्टम ये बना के देते हैं आपको। तो बहुत बढ़िया था, देखिएगा जरूर। मैंने एक बार देखा था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के, नालंदा नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला, नालंदा जल गई ना, हाँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट रह चुके हैं। अब ये मत सोचिएगा सब 2 बार पढ़े थे फेल हो गए थे क्या, अरे एक जगह से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एक जगह से ग्रेजुएशन किया था। तो उन्होंने इस बात पे काफी फोकस किया था। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? जीडीपी, ध्यान से सुनिएगा। अब सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि नेशनल इनकम पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस था। नहीं तो जीडीपी जीडीपी, घोड़ा, दमालू, पकौड़ी, बस यही आपको समझ में आता। तो जीडीपी का मतलब पूरे देश में
जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनका टोटल सम, उनका टोटल सम। जीडीपी की बात कर रहे हैं बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल वाला होगा तो बाहर वाला पैसा भी आ जाएगा, उसको हमको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? तो भाई पॉपुलेशन डिपेंडेंट ज्यादा है इस सेक्टर पे, जितना खेत में फसल उगती है उसमें सेल्फ कंजम्पशन ज्यादा है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कम है। इंडिया को ब्रिटिशर्स सिखा के गए थे बात कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बट हम वापस से उसी चीज पे आ गए। सो 1991 के पहले ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1950-51 ठीक है, हमारा देश बहुत गरीब था, मानता हूं इस बात को, बट एग्रीकल्चर का शेयर उस गरीबी में भी सबसे ज्यादा था। 2014-15 में हम रईस तो हो गए, रईस तो हो गए, बट एग्रीकल्चर का शेयर क्या हो गया? कम हो गया। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? तो यहां पे इससे सिंपली ये रिफ्लेक्ट होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसी पिक्चर बना के दे देंगे और पूछेंगे द अबव डेटा रिफ्लेक्ट्स व्हाट? राइज इन टर्शरी सेक्टर, फॉल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन रहेगा नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो गांव के किसान का बेटा अगर शहर भागा तो वो टर्शरी सेक्टर से पैसा तो कमा के लाया, बट लोगों को खाने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो उतनी प्रोवाइड नहीं हो पा रही। अब आप इससे एक चीज दिमाग में सोच पा रहे होंगे, सर बट नोबडी इज डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन, क्या कोई भुखमरी से मरता है? नो। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होने के बावजूद भी क्यों लोगों के पास उतनी फसल, उतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, खाने पीने का सामान अवेलेबल है चिल्ड्रेन? ड्यू टू व्हाट? गेनिंग रेशियो। ड्यू टू व्हाट? हरित क्रांति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? ग्रीन रेवोल्यूशन। जो खेत 10 एकड़ गेहूं, सॉरी 10 एकड़ में 100 कुंटल गेहूं उगाता था, आज वो 10 एकड़ में 400 कुंटल गेहूं उगा रहा है। तो अगर एक खेत की पैदावार 4 गुना हो गई और 3 खेत बिक भी गए, क्या कोई फर्क पड़ेगा हमें? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा बच्चों। 1965 में दौड़ा दौड़ा के चहेट चहेट के किसको मारा था हमने? पाकिस्तान वालों को। अंदर तक हमारे टैंक घुस गए थे। पाकिस्तान वालों की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी थी, उन्होंने बोला कि भाई ये हमको परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर कुछ करो। यूएस ने इंडिया को बोला कि भाई आप अपने टैंक्स वापस मंगवा लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ने मेरे को फोन किया, सर क्या करें? मैंने कतई वापस ना मंगवाइएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी। कह रहे वहां ईंट है ही नहीं। अरे मैंने कहा भाई मतलब बोला ऐसे ही जाता है, गॉट इट क्लियर? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, टैंक तो वापस नहीं आएगा, उन्हीं को सरेंडर करना पड़ेगा। तो यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए चिल्ड्रन, और इंडिया की मेजॉरिटी फूड सप्लाईज उस समय रोक दी गई थी, और हम मैक्सिमम खाने पीने का सामान इंपोर्ट किया करते थे। दूसरी कंट्रीज पे इतनी दादागिरी थी इनकी कि इनको भी बोल दिया गया कि इंडिया को सामान सप्लाई मत करो। तो शास्त्री व्रत नाम से एक व्रत फेमस हो गया था कि हफ्ते में एक दिन लोग व्रत रखेंगे और अनाज नहीं खाएंगे। सर मोमोज खा लेते, अरे उस समय मोमोज वोमोज नहीं होता था, समझ में आ गया? फिर इनको बुलाया गया रशा, ताशकंद, और वहां पे कुछ इनको जहर वहर लोग कहते हैं मिला के दे दिया। मैं कह रहा था मेरे को साथ में ले चलिए, बड़े मेरे को नहीं लेके गए। मैं रोता रहा बिलखता रहा, छोड़ गए यहीं पे। शायद मैं जाता तो यार जिंदा होते। मतलब आप तो मर ही गए तो उस समय बूढ़े थे। इनकी सब फोटो में बूढ़े ही नजर आते हैं, ये लगता है पैदा भी बूढ़े हुए थे। जैसे वो हंगल नाम के एक हीरो थे ना, ए हंगल, शोले मूवी में, वो हर मूवी में बूढ़े ही रहते थे, तो पैदा भी बूढ़े हुए होंगे वो। तो 1965 में हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमको बनना पड़ेगा फूड सप्लाईज में सेल्फ सफिशिएंट। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, इन सब से खेती बाड़ी करनी चालू कर दी। तो जो देश 1960-65 में फूड का इंपोर्टर था चल रहे हैं, आज वर्ल्ड में काफी चीजों में हम नंबर 1 फूड एक्सपोर्ट्स में गिने जाते हैं। सर हम भी मम्मी से कह रहे हैं हमको ये रोटी नहीं खानी, ले जाओ इसको भी एक्सपोर्ट कर दो, कुछ डॉलर आएगा हम उससे मोमोज खा लेंगे। सो जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम रहा बच्चों। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 91 से 2012, मतलब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इट वाज ओनली 3%, बट देयर आफ्टर इट ग्रीव जस्ट बाय 1%। तो इससे समझ में आ रहा है कि चाहे 50-51 से 2015 की आप बात करें, हमारा कमाई में भी शेयर कम हो गया। हम टर्चरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से पैसा ज्यादा कमाते हैं इन कंपैरिजन विद एग्रीकल्चर, और जो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी कम हो गया। पहले अगर आप 10 साल पहले की बात कर लीजिए, आप हाईवे पे अगर बाई कार या बाय बस ट्रैवल करते हैं तो कुछ गांव खेत खलियान नजर आते थे, अब लगभग सब
बसा हुआ ही नजर आता है। मेन रोड की जमीनों पे दुकानें खुल गई, लोगों ने आलीशान घर बनवा लिए, खेत वेत बिकने लग गए, रिजॉर्ट बन गए, लोगों की कुछ फूड की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई, कुछ डॉक्टर लोग ने दवाई खिलाना ज्यादा चालू कर दिया, खाना खिलाना कम कर दिया। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट्स? चला जाए आगे भाई। सो मेन रीजन क्या था भाई कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम था। क्योंकि भाई अगर इन्वेस्टमेंट कर भी दें, ना फार्मर्स के पास ट्रैक्टर्स थे, ना उनके पास पंपिंग सेट था, ना उनके पास हार्वेस्टर्स थे, ना थ्रैशर्स थे, जो आजकल की मॉडर्न मशीनें होती हैं, एक तरफ से फसल जाती है, स्ट्रॉ छाल अलग और उसका जो ग्रेन होता है वो अलग, उस तरह की कोई मशीन हमारे पास थी नहीं। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी थोड़ी बढ़ गई तो लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। एज वेल एज इट इज सेड कि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 4 लोग खेती से उतना आउटपुट जनरेट करेंगे, 10 लग जाएंगे तो क्या खेत आउटपुट ज्यादा कर देगा? हाँ, तुम लोग ज्यादा लोग अब चलो ज्यादा उगाते हैं। क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लोग भी बर्डन बनने लग गए, तो खाने वाले मुंह ज्यादा थे और आउटपुट होने वाली फर्टिलिटी जो लैंड की थी वो कम थी। एंड कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने लग गया। सर व्हाट इज दिस? दूसरे एरियाज में अपॉर्चुनिटी सीम्स टू बी बेटर, तो लोग एग्रीकल्चर छोड़ के कहां चले गए चिल्ड्रन? दूसरी का चले गए। सो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जब लोगों को मिली तो लोगों ने वहां पे काम करना ज्यादा बेहतर समझा इन कंपैरिजन विद रूरल सेक्टर। खोपड़े में बात गई तो ये 3 पॉइंट्स झटपट लिख लें बच्चों। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरस्टूड वेल, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर, समझ में आ गया? अब इस पॉइंट में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर जब इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में था ही नहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो लोग वापस गांव आ जाते, आए और वो लैंड के ऊपर बर्डन की तरह काम करने लग गए, क्योंकि 4 लोग खेती में उतना ही आउटपुट जनरेट करेंगे जितना 10 जनरेट करेंगे। तो एक्चुअली इन 6 सरप्लस लोगों को अगर इंडस्ट्रीज में काम मिल जाता, क्या ये गांव पे वापस आते? नो। तो दे एक्टेड एज व्हाट? एज अ बर्डन ऑन द लैंड। कैजुअलाइजेशन भी समझ में आ गया बात सबको? तो इन्हीं के पॉइंट्स एक एक करके आप समझेंगे बच्चों। इन तीनों को पहले आप झटपट कॉपीफाई कर लें। इम्पैक्ट क्या था भाई? ये बेचारा आंखें रो रहा है, ये देखिए ध्यान से, इज क्राइंग, रो रहा है ना। ग्रोइंग डिस्ट्रेस वाज विटनेस्ड अमंग फार्मर्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दे स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड। समझ में आ गया? दे स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये क्रॉप इंश्योरेंस, वेदर इंश्योरेंस, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है फार्मर्स को, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना, ये सब हरकतें सरकार इसीलिए करती है चिल्ड्रन। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देने वाली बात है। आपने इन सबको पढ़ लिया है तो फिर से इसको खास लिखने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उनके पास नहीं है बच्चों। जीडीपी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की वजह से एग्रीकल्चर की बहुत कम थी, लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज छोड़ के शहर जा रहे थे। वहां पे भी 1991 से पहले कोई उतना एम्प्लॉयमेंट था नहीं। ये तो 91 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, फॉरेन कैपिटल आया, बाहर की टेक्नोलॉजी आई, तब हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और तब जो गांव से शहर आया वो कभी मुड़ के वापस गया ही नहीं। सर होली दिवाली पे भी नहीं गया? नहीं, होली दिवाली पे गया, मतलब परमानेंट रहने नहीं गया। ओके। तो 1991 के बाद से इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया चिल्ड्रन। सो व्हाट आर एरियाज कवर्ड इन रूरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन? इसका ज्ञान मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। तो हम एरियाज कवर्ड पढ़ेंगे, फॉलोड बाय रूरल क्रेडिट क्या होता है, रूरल मार्केटिंग क्या होती है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।